ओम शांति भाई साहब। आज हमारे साथ हमारे आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी बैठे हैं। भाई साहब का परिचय देने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया भाई साहब को जानते हैं। देश विदेश के सारे भाई बहन इनसे जुड़े हैं, क्योंकि भाई साहब खास कैड प्रोग्राम चलाते हैं। इनको गॉड गिफ्ट है, जो अनेक आत्माएं यहाँ आके नेचुरल रीति से अपने हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाती है उनकी मेडिटेशन और डाइट से। तो भाई साहब के बहुत अच्छे, आज भी शाम को उद्घाटन है कैड प्रोग्राम का। तो हमारी दादी जी के ब्लेसिंग से इन्होंने शुरू किया था ये कैड प्रोग्राम। पहले शुरू में 20 लोगों से शुरू किया था ग्लोबल हॉस्पिटल में। आज इनके पास 200-300 लोग करीबन आते हैं और ये प्रोग्राम चलता ही रहता है। और कई आत्माएं, माना हजारों आत्माओं को इसका लाभ मिला और हजारों आत्मा बाबा के बच्चे बन के अपना जीवन श्रेष्ठ बना के वो अपने जीवन को ऊंचा बना रहे हैं। तो भाई साहब, आज तो हम अगस्त मास चल रहा है और अगस्त मास के 25 अगस्त दादी का अव्यक्त दिवस है। और हम आज खास बैठे दादी के निमित्त, स्मृति दिवस के निमित्त। तो दादी की विशेषताएं थी, दादी ने इतने यज्ञ को आगे बढ़ाया, दादी ने इतना अच्छा नेतृत्व किया, इतनी बहनों को आगे बढ़ाया। तो हम आपसे थोड़ा दादी की विशेषताओं के बारे में जानना चाहते हैं। आपने दादी की बहुत सेवा की है और दादी के बहुत सारा खजाना आपके पास है, बहुत सारी अनुभव आपके पास है। तो आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे आज, क्योंकि कैसे आप छोटी बहनों को भी आगे क्या करना चाहिए आगे के लिए। इतनी सारी दादी अव्यक्त होने के बाद बहुत सारी ब्रह्म कुमारी बहनें बनी हैं और दादी इतना बड़ा प्रशासन संभालती, दादी का नेतृत्व कैसे था उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। तो भाई साहब, थोड़ा इसके ऊपर आप बताइए आज दादी के निमित्त थोड़ा। ओम शांति। ओम शांति। जब भी दादी की स्मृतियाँ आती हैं, जी, ऐसे तो नहीं कहूँगा आती हैं, मतलब वो तो हमेशा ही रहती है। और दादी जी तो बस मुझे, जैसे हमने ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा जी, क्योंकि दादी को जब से मैं 1986 में पहली बार देखा था जी, और जब शिविर में आया था यहाँ पर जी, और फिर तो दादी से मिलना जुलना होता रहा। पर दादी की पहली दृष्टि ऐसी थी, बेहद की थी। हाँ हाँ, स्नेह से भरी हुई थी, बेहद का स्नेह था। जी, तो दादी की पहली दृष्टि में लगा नहीं, सचमुच मैं आई बिलोंग टू दिस प्लेस। दादी जैसे मुझे अपनी माँ जैसी लगी, जी, अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यारी लगी। तो दादी ने जैसे, मुझे याद है जब मैं 89 में था, एक टाइम में दोबारा बाबा से मिलने आया था, जी, तो दादी ने मुझे सभा के बीच से ओम शांति भवन में बुलाया, जी, बाबा से मिलाया। तो और बाबा की दृष्टि तो इतनी बढ़िया थी, बस बात नहीं पूछो। और दादी का ही एक वरद हस्त मेरे ऊपर रहा। फिर दादी के साथ के जो अनुभव होते रहे और दादी ने फिर मुझे अप्रैल 95 में जब दिल्ली में कार्य करते हुए हार्ट के हॉस्पिटल में वो रिसर्च प्रोग्राम बना था, तो उस समय दादी जी ने मुझे, बनने के बाद दादी ने मुझे एक बार उनका मैसेज आया था कि गुप्ता जी आप माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में आ जाओ, आपकी सेवा की बहुत आवश्यकता है। जी। और मैं आ गया परिवार से। जो अब मैं 9 मार्च 95 को हमारी डॉक्टर कलाम साहब से मीटिंग हुई थी। जी, रिसर्च प्रोग्राम बना। जी, और दादी जी का फ़ोन आया था शायद 12 या 13 मार्च को शायद आया था जी। कि गुप्ता जी आपकी सेवा की यहाँ बहुत आवश्यकता है। वैसे आप जानना चाहते हैं कि आप वो दिल्ली में कौन से हॉस्पिटल में आप पहले करते थे? हाँ, दिल्ली कई हॉस्पिटल में कार्य किया। जैसे पहले दिल्ली में एम्स में कार्य किया, जी, गंगाराम में कार्य किया, और भी हार्ट का हॉस्पिटल था, एक बड़ा प्रीमियर हॉस्पिटल था, जी, उसमें भी कार्य किया। जी, और इससे पहले मुलाजाद में, लखनऊ में मुलाजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में जो है, जी, LNJP हॉस्पिटल, जीबी पंत हॉस्पिटल, इन सब में जी, समय अनुसार सेवाएं दी। जी। और फिर जब वो तो काफी बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर वहाँ भी थी। हाँ वो छोड़ के आप दादी के कहने से आ गए यहाँ पर। हाँ जी। तो उस समय वैसे रिसर्च प्रोग्राम बना था, क्योंकि उस समय यही था कि हार्ट के पेशेंट्स बढ़ रहे थे जी, और लोगों के एंजियोप्लास्टी बाईपास करके भेजते थे, फिर दोबारा बंद हो जाते थे। जी, फिर लोग यही कहते थे कि हम कहते दोबारा करा लो, तो लोग यही कहते थे डॉक्टर साहब हमने पहला जो एंजियोप्लास्टी बाईपास कराया वो अपना घर बेच के कराया, अभी अगर दोबारा करा लो तो हम क्या बेचेंगे अभी। जी। तो जब ये दादी जी का इन्विटेशन मिला मुझे, जी, और दादी ने कहा आप आ जाओ, ये रिसर्च भी करना और सेवा भी करना, जी, तो फिर मैं दादी पर आ गया परिवार सहित। 15 अप्रैल 95 को यहाँ पर पहुँच गए। बिल्कुल। मुझे याद दादी ने चौथे दिन ही हमको बुलाया था, हम तीनों को। हाँ हाँ, बाला बहन, राहुल भाई छोटा सा था उस समय। जी, हाँ, बहुत छोटा, 9-10 साल का था तभी। जी, तभी हमको बुलाया और कहा, नहीं गुप्ता जी, बाला बहन को भी कहा ये आपका घर है, जी, आपको सब कुछ यज्ञ से, आप यज्ञ के हो जी, और आपको दादी आपके साथ है,
जी। जब भी कुछ चाहिए, कुछ भी बात हो तो दादी को आके बताइए। और उसने मुझे हमको बेहद की जैसे भावना शुरू से दे दी जी। कि आपको बस बिल्कुल। इस यज्ञ के ही आप आती हो। बिल्कुल। और बाला बहन को भी उन्होंने कहा नहीं तुम यज्ञ की बेटी, बाबा की बेटी भी हो और बहू भी हो। बिल्कुल। और बेटे को भी ऐसे कहा कि नहीं आपके साथ, आपको बस बाबा के घर के बच्चे हो जी। आप। तो हमें जैसे शुरू से एक्सेप्टेंस, एक वाइड एक्सेप्टेंस बाबा दादी ने हमको दी। बिल्कुल। और जब मुझे याद है दादी इतनी बेहद की थी, जी। जब भी पेशेंट्स को एडमिट होते हैं मैं दादी ने मुझे कह दिया था 5वें दिन ही कि आपको मुरली के बाद कम से कम 5 मिनट मेरे पास आना है, बैठ के जाना है। जी। मुरली पूरी होने के बाद। जी जी। तो हम लोग शर्माते थोड़ा सा, तो दादी ने कहा नहीं आपको मेरे से मिल के जाना है। तो मैं हमेशा दादी के पास बैठता था और दादी उसमें कुछ ना कुछ विशेष अनुभव शेयर करती थी। जी। कभी कभी अकेले में जब होती तो कुछ ना कुछ पूछती थी, शेयर करती थी। जी। ज़्यादा तो कर्मों से सिखाती थी। बिल्कुल। तो दादी का जो है एक ऐसा बेहद का वो भाव था ना, मुझे एक चीज़ याद आती जी कि दादी ने एक दिन ऐसे मुझसे पूछ लिया, गुप्ता जी इंचार्ज किसे कहते हैं? तो मैंने कहा दादी इंचार्ज में ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे हमारे यहाँ कुछ में 48 डिपार्टमेंट थे पांडव भवन में जी, तो उसके सबसे अलग अलग उसके इंचार्ज हैं। तो दादी कहती नहीं उसका रियल मीनिंग बताओ। मैंने कहा दादी मुझे रियल मीनिंग तो नहीं बता, आप बताओ। तो दादी ने कहा जो इन रह के अर्थात जो मैं अंदर में आत्मा हूँ, इन रह करके अपने आप को परमात्मा पावर हाउस से निरंतर चार्ज करता है, निरंतर चार्ज करता है जी उसको, और अपने बुद्धि को, मन को और संस्कारों को भरपूर करता रहे सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से। अपनी आंखों को भी ज्ञान, पवित्रता, शांति, सच्चे प्रेम से भरपूर करता रहे जी, ताकि वो रिफ्लेक्ट हो अपने कानों को, अपने मुख को, अपने नाक को, अपने शरीर के एक एक अंग को पूरा नरिश करता है जी। और जो भी उसके संबंध संपर्क में आए, डिपार्टमेंट के या बाहर के लोग जी, उनको भी उनसे वही, उनको भी ऐसा फीलिंग हो, वही फीलिंग पवित्रता की, शांति की, सच्चे प्रेम की, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और शक्तियों की महसूसता आए। प्रैक्टिकल में जो कर्म का जो होता है, योगी जीवन कैसा होता है जी, और प्रैक्टिकल में चलते फिरते से ब्रह्मा बाबा के जीवन से नजर आता था, दादी के जीवन से हमको नजर आता। दादी ने कहा नहीं ऐसे चलते फिरते हमेशा स्थिति बना के रखो। बिल्कुल। फिर मुझे याद आता है शुरू की बात थी, तो हमने कहा दादी, क्योंकि मैं देखता था शाम के टाइम यूजुअली कोई ना कोई पेशेंट आ जाते थे। अच्छा। और कोई सीरियस पेशेंट आ गए, कभी कभी तो मुरली के टाइम भी पेशेंट सीरियस आ जाते थे जी। तो दादी पूछती थी आप मुरली में क्यों नहीं आए? दादी आज तो पेशेंट जैसे निकला तो पेशेंट सीरियस आ गया और मुझे रुकना पड़ा। कहते कितने बजे पेशेंट बेटर हो गया था? दादी 7:15 तक पेशेंट बेटर हो गया था। तो 7:15 बजे आ जाते। मैंने कहा दादी क्लास में तो लेट नहीं आना होता। नहीं सब जानते हैं डॉक्टर तो लेट हो सकता है। तो आपका ये धारणा के लिए मुख्य साहब पे पहुंच गया तो अच्छी बात है जी, आपकी सीट फिक्स कर देते हैं जी। तो दादी ने मुझे इस तरह से मुरली में रेगुलर बना दिया जी, कुछ भी हो जाए चाहे मैं मुरली में जरूर आऊंगा। और आपने मुझे रेगुलर बना दिया अनुभव सुना के। बुखार भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को मुरली में आना ही है जी। ये दादी ने मुझे रेगुलर बनाया जी। और फिर दादी ने एक मुझे, जैसे शाम का समय मुझे योग होता था ना, जैसे कई बार नहीं आ पाता था, कोई पेशेंट सीरियस हुए, कोई क्रिटिकल हो गए, तो दादी कहती थी देखो, मैं दादी को कहता दादी मैं तो सोचा था वहाँ पे जाके रोज शाम को अब कम से कम 2 घंटा तो योग करूंगा, और मेरा तो एक दिन भी नहीं हो रहा, कभी हफ्ते में मुश्किल एक दिन ही हो रहा है जी शाम का योग। तो दादी ने कहा आप मुझे देखते हो मैं योग करती हूँ क्या शाम को बैठ के 1 घंटा योग करती हूँ? दादी नहीं आपको तो मीटिंग करती हो। नहीं आपकी स्थिति निरंतर कर्म योगी वाली होनी चाहिए। अच्छा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, बिल्कुल श्वासों श्वास आपको आप और बाबा कंबाइंड हो। पहले योग फिर कर्म जी, योग में रह के कर्म करना है। ये मत सोचो, ये अंदर फीलिंग नहीं आनी चाहिए मैंने आज शाम को योग नहीं किया। अच्छा है अगर चांस मिल रहा तो करो, नहीं मिल रहा तो दुखी ना हो जाओ, परेशान नहीं, क्योंकि आप कई बार व्यक्ति तो आपको ये नहीं सोचो जी, आप जो कार्य है ये बाबा का सब कार्य है जी, हॉस्पिटल भी बाबा का कार्य है, पेशेंट देखना भी बाबा का कार्य है, ऐसी स्थिति बनाओ जी। तो दादी ने मुझे बताया एक एक चीज को सिखाती गई। तो मुझे याद है जब हार्ट का प्रोग्राम जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मेरे को फिर क्या हुआ 96 में नवंबर में 1.5 साल के बाद लगभग, मैं बहुत एक्टिव था, मैं बैडमिंटन खेलता था, क्रिकेट खेलता था, लॉन टेनिस खेलता था, और मेरे को तकलीफ नहीं थी। हम सारे पहाड़ों पे घूमते थे, बाबा की पहाड़ी तो रोज ही चढ़ते थे जी। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक में छाती में दर्द हो गया और घबराहट हुई और ऐसे छाती में दर्द हो गया, ECG खराब हो गया। और फिर दादी को सारा बताया तो दादी ने कहा नहीं आप जाओ बॉम्बे जाओ, अहमदाबाद जाओ, सब टेस्ट कराया, एंजियोग्राफी नॉर्मल आ गई, सब कुछ ठीक था, बीमारी का पता नहीं लग रहा था, ECG बहुत खराब था क्योंकि मैं सारा सो नहीं पाता था। तो 3 महीने हो गए सोए हुए मुझे, सारी रात जागना पड़ता था क्योंकि लेट नहीं सकता था। तो हार्ट बीट रेगुलर होती थी बहुत। तो
फरवरी में एक कॉन्फ्रेंस, नवंबर की बात है तो नवंबर एंड की, और फरवरी के एंड में लगभग एक कॉन्फ्रेंस थी इकोकार्डियोग्राफी पे, तो मैं वहाँ चला गया था। तो डॉक्टर मेरे फ्रेंड थे यूएस के, वो देखा कि डॉक्टर गुप्ता आपको तो यू आर नॉट लुकिंग वेल, क्या हो गया। उन्होंने मेरा हार्ट देखा, कार्डियोग्राफी की, तो देखा मेरे हार्ट की दीवारें बहुत मोटी हो गई थी। अच्छा। और हार्ट के जो बीच में एक तरफ रास्ता होता ना खून जाने का, वो रुक गया था और ग्रेडियंट बहुत बढ़ गया था, मतलब अच्छा। तो मेरा खून जाता ही नहीं था दिमाग की तरफ, बॉडी की तरफ ना। अच्छा। तो बहुत 96 का लगभग ग्रेडियंट हो गया था। और सांस रोकने पर, नाक से रोकने पर तो और 150 के ऊपर हो जाता था जी। इससे रात को सो नहीं पाता था मैं, क्योंकि घबराहट होती थी बहुत जोर से। अच्छा। तो दादी के पास आया तो उसने कहा आपको अमेरिका आना पड़ेगा, ऑपरेशन इसका होगा और इसमें पैसा भी लगेगा, किंतु उसमें चांस तो है ठीक होने का, पर रिस्क है, मरने का भी रिस्क है। अच्छा। तो मैं दादी के पास आ गया, वहाँ से आने के बाद, उदयपुर से आने के बाद, उनकी दादी ऐसे बात है, तो दादी ने कोई बात नहीं, मैं आपको भेज देती हूँ, यूएस में भेज देती हूँ, और मोहिनी दीदी को बोल देंगे और ऑपरेशन हो जाएगा। दादी मैं तो लोगों को ऑपरेशन ठीक कराने के लिए आया था, ना करवाना पड़े इसके लिए आया था जी, ऑपरेशन कराने थोड़ी ना आया था। तो दादी ने फिर क्या किया, गुलजार दादी साथ में बैठी थी, तो उनको कहा जाओ बाबा से पूछो डॉक्टर को क्या हो गया, क्या करना है, ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना है। तो बाबा का मैसेज आया कि डॉक्टर को राजयोग का इतना गहरा अनुभव की अथॉरिटी नहीं बना है, इसको राजयोग का प्रयोग करना है जी। तो इसको राजयोग का अनुभव करना सीखे, राजयोग का 1 महीना छुट्टी ले ले अस्पताल से और दिन रात तपस्या करें, योग करें जी, और 1 महीने बाद मुझे रिजल्ट सुनाए। तो मैंने ऐसे किया, दादी ने कहा अच्छा ठीक, खूब योग करो, छुट्टी ले लो जी, और खूब तपस्या करो। तो मैंने खूब योग करना शुरू किया, जैसे हम करते हैं जी, बैठ जाता था और घंटे घंटे बैठे घंटे लिखना और जी करता था। तो वैसे फील करता था बाबा के पास जा रहा हूँ, बाबा मेरे सिर पे हाथ फेर रहे हैं, हार्ट पे हाथ फेर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता था। और किंतु बाहर आता तो वैसे का वैसा, उसमें बहुत अच्छा लगता था, फीलिंग आती थी जी। तो फिर वैसे का वैसा, फिर भी धड़कन ठीक नहीं हुई और इरेगुलर हार्ट चलती रही, छाती भारी, हाथ सुन्न एकदम से, चलना फिरना लगभग बंद, और रात को नींद ना आना, वही चलता रहा। महीना भर किया मैंने, 4 घंटा शुरू किया, 6 घंटा, फिर 8 घंटा, 10 घंटा, एक दिन तो 10.5 घंटा किया अच्छा योग। और फिर दादी को जाके मैंने चार्ट दिखाया महीने के बाद, दादी को तो मिलता था रोज, तो दिखाता नहीं था जी। दादी को जब मैंने दिखाया, दादी ने कहा अच्छा इतना योग कर रहे हो आप। हाँ, तो दादी, गुलजार दादी वहीं बैठी थी, उसने कहा महीना हो गया इनको तो ठीक ही नहीं हुआ, दर्द तो वैसे के वैसे है, तकलीफ वैसे कैसे। तो दादी को फिर बड़ी दादी ने कहा कि जाओ बाबा से पूछो। अच्छा। तो बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा बच्चे को तो, अगले दिन दादी मुझे अपने कमरे में ले गई, गुलजार दादी। तो कहती है बाबा, बच्चा कहता है मैं 10.5 घंटा योग किया, 8 घंटा योग किया, पर बच्चा तो एक बार भी मेरे पास नहीं आया, ऐसा है ना। तो दादी कहते दादी मैं तो देखो ना, आपका चार्ट देखो ना मेरा, घंटे घंटे। तो बाबा के पास ही होता था मैं तो। कहते नहीं, बच्चे की विधि गलत है। तो मैंने तो कभी नहीं कहा ये बैठ के ऐसे ऐसे करो, सूक्ष्म मतन में जाओ, ऐसे करो, पर बच्चे के पास इसका पासपोर्ट है क्या? सूक्ष्म मतन जाने का पासपोर्ट है, वीजा है, दुनिया में कहते हैं बिना पासपोर्ट वीजा के जा नहीं सकते, टिकट है। तो मैंने कहा दादी मेरे पास तो, आपके पास है पासपोर्ट? दादी, गुलजार दादी कहती है दादी मेरे पास तो पासपोर्ट तो क्या होता है मुझे पता नहीं, वीजा क्या होता है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो कभी विदेश गया नहीं था तब तक, तो टिकट क्या होती है मुझे, मैं कभी गया ही नहीं। तो दादी कहती बाबा ने कहा सच्ची दिल साफ दिल, ये है पासपोर्ट। अच्छा। अर्थात जब दिव्य ब्राह्मण जन्म तुम्हारा हुआ तो दिल में बाबा आ गया, जैसे बच्चे के दिल में, जैसे बच्चा पैदा होता है उसके दिल में माँ आ जाती है, माँ आ जाती है, उसको वही दुनिया नजर आती है, बस माँ में ही दुनिया नजर आती है। तो तुम्हारे दिल में तुमने बाबा को बसाया है। दिव्य ब्राह्मण समझते हो, हमेशा याद रहता है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। इसके लिए पहले अंतर्मुखी बन जाओ, देह और देह की दुनिया से एकदम कनेक्शन तोड़ दो। अंदर में जो मैं आत्मा हूँ उसमें कंबाइंड होके, परमात्मा से कंबाइंड होके सोचना, निर्णय करना, देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना पीना, किसी से व्यवहार में आना, ऐसा करना शुरू कर दो। अच्छा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे भाई बहनों को कई बार ये दादी की जो मैं स्थिति देखता था, दादी चलते फिरते उठते बैठते रहते सिर्फ फरिश्ता जैसे, फरिश्ता थी बिल्कुल, हम लोग नहीं रहते थे, और इतना कारोबार करते हुए लाइट रहती थी। गुलजार दादी भी ऐसे रहती थी, वो भी ऐसे रहती थी, हल्के रहते थे, हम काम में भारी हो जाते थे।